नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय। पिछले एपिसोड में न्यायाधीश हरिश्चंद्र के मानवीय न्याय ने नासिर के हृदय में घृणा की दीवारें तोड़ दी। अब जेल में अच्छा साहित्य पढ़कर नासिर स्वयं को एक बेहतर मनुष्य में बदल रहा है, लेकिन नासिर इस बात से अनजान है कि उसके सत्य वचन ही उसके लिए विपत्ति बन चुके हैं। नासिर ने कोर्ट में कहा था, आप तो किसी मुसलमान से अधिक अच्छे मुसलमान हैं। कट्टरपंथ का प्रतिघात। समाचार पत्रों में छपी यह बात कट्टरपंथियों को अपनी आलोचना लगी। उन्होंने नासिर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया, संप्रदाय में बहिष्कार का निर्देश। रिहाई। जब नासिर जेल से रिहा हुआ तो फतवे के कारण उसका कोई मित्र उसका स्वागत करने नहीं आया, लेकिन माँ का प्रेम किसी फतवे का मोहताज नहीं होता। अकेली शिथिल अम्मी ने गेट पर उसका स्वागत किया। नासिर अब विनम्रता से वर्कशॉप चलाता है, कम शुल्क लेता है और ग्राहकों को प्रसन्न देखकर संतोष पाता है। पिछले 3 साल की कड़वाहट को धोकर वो जीवन की नई पारी शुरू कर चुका है। असंभव क्षमा याचना। नासिर को 10 दिन हुए हैं, लेकिन वो आत्मा का बोझ हल्का करना चाहता है। वह अम्मी से कहता है, कल आप मेरे साथ चलिए, मैं फिरदौस एवं उसके पति से मिलकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। अतीत से दूरी। अम्मी उसे समझाती है कि फिरदौस अपने नए संसार में प्रसन्न है और भूतकाल की भयानक परछाई को उस पर नहीं पड़ने देना चाहिए। फिर नासिर को पता चलता है कि हरिश्चंद्र जी स्थानांतरित हो चुके हैं और नासिर इस नियति को स्वीकार कर लेता है कि अब वो आजीवन उनके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन कट्टरता इतनी आसानी से हार नहीं मानती। रात को टहलते समय अंधेरी गली में नासिर पर खंजर से हमला होता है। कर्मों का प्रतिफल। खंजर नासिर को ठीक उसी जगह लगा जहां उसका फेंका गया खंजर गर्भवती फिरदौस को लगा था। संदेह। पुलिस को नासिर ने बताया कि हमलावर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध फतवे से भड़का हुआ कोई कट्टरपंथी है। क्या नासिर का सुधरा हुआ जीवन कट्टरपंथ के प्रतिघात से बच पाएगा? और नासिर की अम्मी ने, जो पूरी रात जागी हैं, अब कौन सी अनहोनी का सामना करना होगा? सुनिए परिवर्तन की अग्नि परीक्षा मानव परिचय में। आप सुनेंगे एपिसोड 12, फतवा, रिहाई और कट्टरपंथ का प्रतिघात। अब सरकारी पुस्तकालय से नासिर का चाहा गया साहित्य उसे पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाने लगा है। अच्छे साहित्य का प्रभाव उस पर आशा अनुरूप अच्छा पड़ रहा है। नासिर इन दिनों स्वयं को बदल रहा, एक अच्छा मनुष्य अनुभव करने लगा है। जेल में अन्य कैदी एवं जेल कर्मी भी उसके बदले रूप से प्रभावित रहने लगे हैं। एक कैदी में अच्छा परिवर्तन अन्य कैदियों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। नासिर को देखकर कुछ और कैदी भी अब पढ़ने की ओर आकर्षित हुए हैं। जेल का ऐसा सकारात्मक वातावरण दूरगामी अच्छे प्रभाव की बुनियाद हो सकता है। नासिर जब ये सब कर रहा था तब वो इस बात से अनजान है कि उसके न्यायालय में कहे ये शब्द, जज साहब आपको मैं काफिर मानता था, लेकिन आप तो किसी मुसलमान से अधिक अच्छे मुसलमान हैं। इस्लाम जिसे इंसान कहता है, आप तो उसी की साक्षात प्रतिरूप हैं। धिक्कार है मुझ पर जो पाखंडी मुसलमानों के भ्रमजाल में अब तक जीते रहा हूँ। सीधे विपत्ति का कारण बन चुके हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित उसके यह उद्गार कट्टरपंथियों को अपनी आलोचना जैसे लगे हैं। उन्हें नासिर का ये कहना भाया नहीं है। तब एक दिन उसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार संप्रदाय में उसका बहिष्कार करने का निर्देश दिया गया है। फतवे के कुछ दिनों में ये बात नासिर तक भी पहुंच गई। तब वो सोचने लगा कि इन कट्टरपंथियों में ये कैसा गौरवबोध है। ये खुद तो 100-200 वर्ष पूर्व के संकीर्ण विचारों में जी रहे हैं, लेकिन स्वयं को महान एवं बुद्धिमान मानने का भ्रम पाले हुए हैं। बदला हुआ नासिर आज मान रहा है कि इन्हीं जैसे विचारों वाला होने से उसने अपनी पत्नी फिरदौस का साथ खो दिया। यही बाद में उसके जेल में होने एवं इसी अवधि में उसके अब्बू के निधन का कारण हुआ। नासिर पहले जैसा मनुष्य रहा होता तो वो अपने विरुद्ध फतवे के गहरे अवसाद में डूब गया होता, मगर आज के नासिर ने इस फतवे पर ध्यान नहीं देते हुए इसे अपने मस्तिष्क से झटक दिया। अब उसके रिहाई के दिन करीब आ रहे हैं। वह दिन में कारावास में निर्धारित काम करता है और रात में उसे उपलब्ध कराया गया साहित्य पढ़ा करता है। फिर वो दिन भी आ गया जब नासिर रिहा किया गया। उस पर फतवा नहीं होता तो शायद उसके कुछ मित्र उसे जेल के गेट पर स्वागत को उपलब्ध मिलते। नासिर पर फतवे के कारण उसका कोई भी मित्र नहीं आया, किंतु कोई भी फतवा किसी माँ को बेटे से दूरी बनाने को बाध्य नहीं कर सकता है। नासिर की जेल से रिहाई पर उसे उसका स्वागत करने के लिए अम्मी जेल के गेट पर प्रतीक्षा करते हुई मिली।
अम्मी में इन 7-8 महीने में ही बहुत परिवर्तन आ गया स्पष्ट देखा जा सकता है। नासिर के जेल में होने एवं नासिर के अब्बू के देहांत के कारण अकेले की निराशा एवं अवसाद ने उनमें एकाएक शिथिलता ला दी है। वे अब अपनी उम्र से 10 साल अधिक की वृद्धा लगने लगी है। नासिर अम्मी से मिलकर रो पड़ा है। तब अपने बेटे को सामने देखकर कमजोर हुई अम्मी का आत्मबल सशक्त हो गया। उन्होंने नासिर को तसल्ली देते हुए कहा, नासिर, आप स्वतंत्र हो गए हो। मुझे विश्वास है कि अब आप शीघ्र ही सब ठीक कर सकोगे। तब नासिर ने कहा, अम्मी आप ठीक कह रही हैं। पिछले 3 वर्ष मेरे लिए 30 वर्ष के अनुभव प्रदान करके बीते हैं। अम्मी, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा अनुभव हो या आगे और लज्जित होना पड़े। मैं अब से आपको अधिक प्रसन्न देखना ही अपना सबसे पहला कर्तव्य समझूंगा। फिर ऑटो रिक्शा लेकर अम्मी एवं नासिर अपने घर के लिए रवाना हो गए। नासिर के घर आ जाने से अम्मी की जीने की ललक फिर जाग गई। जेल में युवा बेटे के कैद रहे जीवन सपने के बारे में सोचकर उनका मन करुणा से भरा रहता। अब रिहा हो गए बेटे को वे अच्छा सा अच्छा बनाकर खिलाना चाहती हैं। यह अलग बात है कि 3 साल के कारावास के खाने से नासिर के खाने को लेकर अब कोई नखरे शेष नहीं बचे हैं। जीवन के लिए खाना आवश्यक होता है। अब इस विचार से ही नासिर जो मिल जाए वो वही भोजन ग्रहण कर लिया करता है। अब नासिर ने अपने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप को पुनः अच्छा स्वरूप देने के लिए मेहनत शुरू कर दी है। स्वयं में आ गए परिवर्तन से अब नासिर अपने ग्राहकों से अत्यंत विनम्रता से पेश आने लगा है। साथ ही वो ग्राहकों से गाड़ी सुधार शुल्क भी बाजार में प्रचलित दर की अपेक्षा कम लेने लगा है। अपने ग्राहकों को इससे अधिक प्रसन्न होता देख उसे संतोष होता है। इस तरह नासिर के जीवन की नई पारी में वो अम्मी सहित अधिक प्रसन्नता अनुभव करने लगा है। उसे रिहा हुए 10 दिन हुए तब नासिर ने अम्मी से कहा, अम्मी, कल आप मेरे साथ चलिए। मैं फिरदौस एवं उसके पति से मिलकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। अम्मी को नासिर के ये शब्द चकित कर रहे हैं। सुनकर वे चिंतित भी हुई हैं। उन्होंने नासिर से पूछा, नासिर, क्या आप भूल गए हैं? पिछली बार मिलने पर आपने फिरदौस पर प्राणघातक हमला किया था। ऐसा होने के बाद आप क्या सोचते हैं? फिरदौस आपसे मिलना कभी चाहेगी? नासिर ने कहा, अम्मी आप सही कह रही हैं। ये संभव एवं उचित तो प्रतीत नहीं होता, मगर आप जानती हैं उसी प्रकरण में फिरदौस के पति जज महोदय ने मुझे बहुत कम सजा सुनाई थी। इससे मुझे आशा की किरण दिखाई देती है कि फिरदौस और जज साहब मुझसे मिलना पसंद कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरे हृदय पर रखा बड़ा बोझ उनसे क्षमा याचना करके उतर जाएगा। अम्मी ने कहा, नासिर, चलो मैं मान लेती हूँ कि वे आपसे और मुझसे मिलने का समय दे भी देंगे। तब भी बेटा, आपका फिरदौस से अब मिलना मुझे उचित नहीं लगता है। फिरदौस और आपके बीच पति पत्नी का रिश्ता रहा है। ऐसे में जब फिरदौस अपने नए घर संसार में अधिक प्रसन्न है तब उसे अतीत हुए हमसे रिश्तों का अनावश्यक स्मरण कराना अच्छी बात नहीं है। नासिर ने जब इस ढंग से विचार किया तो उसे अम्मी की बात सही लगी। वह चुप रह गया। पहले के नासिर से अब का नासिर इस तरह अलग हो गया है। पहले वाला अपनी मनमानी करता था, अब का नासिर बात के औचित्य की परख करने में समर्थ हो गया है। वास्तव में अम्मी ने नासिर से वो बात छिपा ली कि हरिश्चंद्र जी की बदली होने पर यहाँ से जाने के पूर्व फिरदौस एवं हरिश्चंद्र जी नासिर के अब्बू के निधन पर उनके दुख में सम्मिलित होने एवं उनसे मिलने आए थे। उस समय फिरदौस एवं हरिश्चंद्र जी उनके अकेले रह जाने की स्थिति को समझते हुए मेवे और फल के बड़े पैकेट लेकर आए थे। अम्मी ने तब हरिश्चंद्र एवं फिरदौस में मानवीयता का परिचय अनुभव किया था। उन्हें इस बात को लेकर अत्यंत ग्लानि भी हुई कि उनके बेटे ने इतनी अच्छी लड़की के महत्व को नहीं पहचाना। फिरदौस भाग्य से नासिर को मिल तो गई थी, मगर नासिर ने अयोग्यता से उसे खो दिया। अम्मी अब चाहती है कि उनके बेटे से उत्पीड़ित रही फिरदौस को अपने अब के घर संसार में सारे सुख वैभव मिले। यही कारण है कि वे नहीं चाहती भूतकाल की भयानक परछाई हो चुके नासिर की छाया फिरदौस के जीवन में आगे कभी भी पड़े। जब अम्मी ने नासिर को अपनी बात से सहमत करा लिया तब उन्हें अपने बेटे की भावना को सम्मान देने का मन हुआ। वे ये तो जानती ही है कि फिरदौस नए शहर में स्थानांतरित हो चुकी है, तब भी उन्होंने नासिर से कहा, ठीक है बेटा, आपका उद्देश्य पवित्र है, इसलिए कल जब आप कहो मैं जज साहब के बंगले पर आपके साथ चलूंगी। हम अगर उनसे मिल सके तो उनके नन्हे बच्चे के लिए उपहार भी देंगे। अगले दिन जब वे जज बंगले एरिया में गए थे तब नासिर को ज्ञात हुआ कि हरिश्चंद्र प्रोन्नति एवं बदली हो जाने से सपरिवार अन्य शहर में जा चुके हैं।
तब नासिर ने कहा, अम्मी आप सही कहती हैं कि अब मुझे फिरदौस से नहीं मिलना चाहिए। मेरे नहीं मानने पर भी आज वही हुआ है जो उचित है। अब ये क्षमा याचना का भाव मैं आजीवन अपने हृदय में रखूंगा और हरिश्चंद्र जी एवं फिरदौस के जीवन में उनकी हर कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। नई पारी में नासिर के साथ दो बातें प्रतिकूल हैं। पहली, उसे पीठ पीछे दोषसिद्ध कन्विक्टेड नासिर कहा जाने लगा है। दूसरी, उसके विरुद्ध फतवा होने से कट्टर लोग उसके बैरी हो गए हैं। जो कट्टर नहीं हैं वे भी उसके साथ दिखकर कट्टर लोगों के निशाने पर आने के खतरा अपने पर लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में 3-4 साल पहले तक उसके करीबी रहे लोगों ने नासिर से किनारा करना शुरू कर दिया है। यद्यपि वर्कशॉप में इन बातों को लेकर नासिर की चुनौती अधिक नहीं है, क्योंकि कार सुधरवाने आने वाले उसके ग्राहक अधिकांश तथाकथित काफिर ही होते हैं, जो कम खर्च में अच्छे सुधार के कारण उसके वर्कशॉप में प्रतिदिन बढ़ती संख्या में आने लगे हैं। नासिर के वर्कशॉप में मैकेनिक उसकी ही कौम के हैं, जो नासिर के द्वारा अच्छी तनख्वाह दिए जाने एवं प्रेम के व्यवहार मिलने से उस पर फतवा होने पर भी उसके साथ बने हुए हैं। ऐसे चल पड़े नासिर के जीवन में अब जेल से छूटे 1 माह हुआ है। तब एक रात जब वह खाना खाने के बाद पान खाने के विचार से घर से टहलते हुए निकला, तब अंधेरी गली में उस पर किसी ने खंजर फेंक कर मारा। फिर हमलावर अंधेरे में भाग निकला। हमलावर का लक्ष्य उसकी जान लेना था या नहीं ये तो हमलावर ही जानता था, मगर नासिर को खंजर वैसे ही पुट्ठे पर लगा जैसे उसका फेंका गया खंजर उस समय गर्भवती फिरदौस को लगा था। नासिर इस वार से हुई पीड़ा से चीखते हुए सड़क पर गिर गया। कुछ मिनट हुए तब वहां एक ऑटो रिक्शा आया। पहले तो ऑटो रिक्शा चालक हिचका, फिर उसने लहूलुहान नासिर को अस्पताल तक पहुंचा दिया। इस कठिन समय में उसने पुलिस के चक्करों में उलझने के भय को त्याग नासिर की सहायता की। उसे नासिर ने 1000 रुपए दिए। नासिर को अस्पताल में उपचार मिल गया था, मगर अस्पताल प्रशासन ने हादसे की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसके बयान लिए। उस समय पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपको अपने ऊपर हुए हमले का संदेह किसी व्यक्ति विशेष पर है? नासिर ने उत्तर में अपने किए अपराध के फैसले के बाद कोर्ट में कही अपनी बात विस्तार से बता दी। अंत में उसने कहा, प्रत्यक्ष रूप से मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो मुझे जान से मारना चाहे। जिसने भी हमला किया है वह मेरे विरुद्ध फतवे से भड़का हुआ कोई कट्टरपंथी व्यक्ति है। इधर घर में नासिर के नहीं लौटने पर अम्मी ने नासिर को कई मोबाइल कॉल किए। नासिर से उत्तर नहीं मिलने पर वे पूरी रात अनहोनी की कल्पना करते रहीं। उनकी पूरी रात अशांत जागते हुए बीती। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक, फतवा, रिहाई और कट्टरपंथ का प्रतिघात। यह एपिसोड नासिर के मानवीय पुनरुत्थान के सामने कट्टरपंथी समाज की प्रतिक्रिया को उजागर करता है। माँ बेटे के प्रेम के बीच नासिर अपनी नई पारी शुरू करता है, लेकिन उसके सत्य को सामाजिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। 1. सत्य बोलने की कीमत। नासिर के कोर्ट में कहे पश्चाताप भरे शब्द हरिश्चंद्र को अच्छे मुसलमान से बेहतर इंसान बताना उसे कट्टरपंथी संप्रदाय में बहिष्कृत कर देते हैं। सामाजिक बहिष्कार। फतवा दर्शाता है कि कट्टरपंथ कितना संकीर्ण है। वे सुधार या मानवीयता को नहीं बल्कि केवल पुरानी संकीर्णता को स्वीकार करते हैं। नासिर का इसे गौरव बोध का भ्रम कहकर झटक देना उसके मजबूत नैतिक परिवर्तन को साबित करता है। 2. क्षमा और मानवीयता की पराकाष्ठा। नासिर का फिरदौस और हरिश्चंद्र से क्षमा मांगने का इरादा उसके चरित्र की नैतिक ऊंचाई को दर्शाता है, जिसे अम्मी के विवेक से दिशा मिलती है। अम्मी का विवेक। अम्मी उसे मिलने से रोककर फिरदौस के वर्तमान सुख की रक्षा करती हैं। उनका मानना है कि भूतकाल की भयानक परछाई नासिर को फिरदौस के जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। नियति का मार्गदर्शन। हरिश्चंद्र का स्थानांतरण नासिर को क्षमा याचना से रोक देता है, जिसे नासिर उचित मानता है और प्रार्थना में बदल देता है। यह नियति द्वारा उसके शुद्ध इरादों को स्वीकार करने का संकेत है। 3. कर्म का प्रतिफल और अंतिम प्रहार। नासिर का पुनरुत्थान उसके कर्मों और मानवीयता पर आधारित है। नया जीवन। वर्कशॉप में विनम्रता और कम शुल्क उसकी मां द्वारा बताई गई इबादत सबकी भलाई का प्रत्यक्ष रूप है। अन्य धर्मावलंबियों ग्राहक का उसकी ओर आकर्षित होना ये साबित करता है कि गुणवत्ता और नैतिकता कट्टरता से अधिक शक्तिशाली है। पुनरावृत्ति। पोएटिक जस्टिस। हमले की घटना नाटकीय रूप से नासिर के पिछले पाप को दोहराती है।
खंजर का पुट्ठे पर उसी तरह लगना जैसे उसने गर्भवती फिरदौस को मारा था, एक काव्यात्मक न्याय है। ये हमला ये भी स्थापित करता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कट्टरता ही है। ऑटो रिक्शा चालक, एक अजनबी का भय त्याग कर मदद करना, हरिश्चंद्र और फिरदौस की मानवीयता के विचार को समाज के निम्नतम स्तर तक पुष्ट करता है। निष्कर्ष, यह एपिसोड नासिर के चरित्र आर्क को पूरा करता है, जिसमें उसके आत्म सुधार को सामाजिक प्रतिशोध का अंतिम सामना करना पड़ता है। एपिसोड 12 समाप्त।